I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. सबसे पहला स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन कहाँ से आ रहा था? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मच डिबेटेड क्वेश्चन। या भारत वर्ल्ड इकोनॉमी की एपिसेंटर कैसे बन रहा था? वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहले भारत अपना दबदबा कैसे बना रहा था? इन सब बातों का जवाब सिल्क रूट के डायनेस्टीज के बारे में आता है। तो अब हम इतिहास के उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप देखेंगे भारत का पहला साम्राज्य तो हमने देख लिया है, अशोका's टाइम पीरियड, बट भारत का पहला समृद्ध साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जो इंडिया से लेके ईरान के बॉर्डर्स तक फैला हुआ था और जो शायद वर्ल्ड इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा था। रोम तक के राजाओं की ये कंप्लेंट्स हो रही थी कि भारत से आने वाली सिल्क और भारत से आने वाली पेपर हमें शायद गरीब बना रही है, यहाँ से सोने की नदियाँ भारत की तरफ बहा रही है। तो नमस्कार, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स। और अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जो भारत में अखंडता का सबसे पहला प्रमाण था कि भारत की इतनी बड़ी साम्राज्य शक्ति अशोका की, जो लास्ट एपिसोड में आपने देखा, अगर नहीं देखा है तो वापस जाके देख लीजिए, अशोका की इतनी बड़ी साम्राज्य को खंड विखंड कर दिया गया, तोड़ दिया गया, डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। वो डिसइंटीग्रेशन की कहानी है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन में ही एक कहानी और भी है कि कैसे एक एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली बन जाता है कि वो भारत की सबसे पहली गोल्ड कॉइन्स को निर्माण करना या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो बात करूंगा मैं मौर्यन और पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज की। टाइम पीरियड इसलिए मैंने आपके सामने खोल रखा है। सो फ्रॉम 326 टू 187 BCE, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, मौर्यन साम्राज्य था। और उसके बाद बात कर रहा हूं मैं पोस्ट मौर्यन साम्राज्य की। आज की कहानी है पोस्ट मौर्यन साम्राज्य की। लेट अस सी कि पोस्ट मौर्यन जाने से पहले मौर्यन साम्राज्य कैसा दिखता था, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। लुक एट दिस कलर्ड स्कीम ऑफ मैप हियर। ये आपको अशोका के नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एक्सटेंट को दिखाता है। एम्पायर जो लगभग आज के प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और साउथ में तमिलनाडु के बॉर्डर्स तक, गोइंग अप टू लोअर कर्नाटका, नॉर्थ में मैं कह सकता हूं हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, इतना बड़ा साम्राज्य अशोक चला रहे थे। और इनके महानता की कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले एपिसोड में देख ली है। लेकिन दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हमें ये बताना है या हमें ये देखना है कि पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में ये कैसे खंडित हो रहा था। इट वॉज एक्चुअली डिसइंटीग्रेटिंग इनटू ऑल दीज ब्लॉक्स। कहानी ये थी कि लास्ट मौर्यन एम्परर बृहद्रथ जब अपने गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, व्हेन ही वाज जस्ट टेकिंग हिज गार्ड ऑफ ऑनर, तो उनके जो चीफ कमांडर थे वो आगे बढ़े और चीफ कमांडर ने बृहद्रथ का सर काट दिया अपने सेना के सामने। और फिर सेना को यह कहा कि आई एम योर न्यू कमांडर, डू यू एक्सेप्ट मी और नॉट। पुष्यमित्र शुंग, ये बताया जाता है कि एक ब्राह्मण थे। और उसके बाद अशोका या मौर्य साम्राज्य की जो लाइन थी वो खत्म हुई और शुंग वंश की स्थापना हो गई। शुंग वंश जो है वो मौर्यन डायनेस्टी को सक्सीड कर रहा था, उसका नया उत्तराधिकारी बन रहा था। पुष्यमित्र शुंग मौर्यास के अंडर ही काम करने वाले एक कमांडर हुआ करते थे, चीफ कमांडर हुआ करते थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं दैट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ ब्राह्मणिकल रिएक्शन अशोका के टाइम पीरियड पे। और उसके बाद दशरथ या बृहद्रथ जो दूसरे रूलर्स आए अशोका के बाद, उन्होंने बुद्धिज्म या बौद्धिस्ट परंपरा को ज्यादा अपना लिया। वो एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे बिकॉज वॉयलेंस का उतना ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे थे स्टेट क्राफ्ट में। और इसी वजह से मौर्य साम्राज्य के नीचे जो काम कर रहे थे वो इस बात से काफी खफा थे। और इसीलिए आप देखते हैं कि एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन उभरता है इन द फॉर्म ऑफ शुंगा डायनेस्टी। बट शुंगा डायनेस्टी डज नॉट बिकम एज बिग एज द मौर्यंस वर वंस अपॉन अ टाइम। तो शुंगा इतनी बड़ी डायनेस्टी बनते नहीं है। तो जो मैंने व्हाइट से मार्क्स किए हैं वो अलग अलग डायनेस्टीज बताते हैं। कौन से डायनेस्टीज थे जो अब आ रहे थे फ्रॉम 200 BC टू 200 AD। ये 400 साल के अंदर
कुछ नए डायनेस्टीज भारत में या पूरे सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आ रहे थे। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कुषाण से, एंड वी विल डू कुषाण इन मच डिटेल। सो सबसे पहले बात है कुषाण की। तो कुषाण उत्तर में, एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में मौर्यंस को सब्स्टिट्यूट करने वाले सबसे बड़े साम्राज्य बने। उसके बाद आप इंडो ग्रीक्स को देख सकते हैं। इंडो ग्रीक्स भी काफी हद तक भारत में आ रहे थे, बट वो सतलुज को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। दे वर नॉट क्रॉसिंग सतलुज एज सच, और कहीं ना कहीं कुषाण से भी उनका टकराव था। आज के एपिसोड में हम कुषाण और इंडो ग्रीक्स दोनों को देखेंगे। उसके बाद शाकाज, जो वेस्टर्न क्षत्रपास के नाम से भी जाने जाते हैं। शाकाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडिल एशियन ट्राइब्स थे जो वहां पर आ रहे थे। उसके बाद सातवाहंस, साउथ में भारत के ही मौर्यंस के उत्तराधिकारी। एक जमाने में मौर्यंस के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे दक्षिण में। तो सातवाहंस की डायनेस्टी आ रही है। ये अपने आप को ब्राह्मण डायनेस्टी भी बोला करते थे। एका ब्राह्मणा जैसी टाइटल्स यूज किया करते थे। इनके राजाओं के नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमई एक्सेट्रा हुआ करते थे। अपनी माँ के नाम पर अपने नाम रखने वाले शायद भारत के सबसे पहले वंशज हुआ करते थे। उसके बाद छेदीज, कलिंग ने अपने आप को वापस मौर्यस के हाथ से छुड़ा लिया था। किंग खारवेल छेदी डायनेस्टी के जैनिज्म को बढ़ावा देने वाले सबसे इंपॉर्टेंट किंग माने गए थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा शुंगास, और शुंगास के बाद कानवास। इनकी ज्यादातर इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं दैट वाज ओनली सेंटर्ड इन एंड अराउंड दी पाटलिपुत्र एक्सिस। तो गंगा के आसपास पाटलिपुत्र एक्सिस में शुंगास और कानवास रह गए थे। आप देख सकते हैं कि भारत जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जो अशोकन डायनेस्टी थी, जो अभी भी मैं पिंक के थ्रू आपको मार्क कर रहा हूं, उसके ही कितने खंड हो चुके हैं। इसके अलावा साउथ में भी कुछ नए डायनेस्टीज आ रहे थे, जिसके बारे में हम इन डिटेल नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, इस एपिसोड में नहीं करेंगे। लेकिन बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू द पॉलिटिकल पिक्चर ऑफ इंडिया बिटवीन 200 BC टू 200 AD, मतलब बस 400 साल के अंदर ये भारत का एक पॉलिटिकल नक्शा था। तो साउथ में कुछ डायनेस्टीज थे जैसे चोलाज। सो चोलाज आने वाले हैं। उसके बाद में पांड्याज इन सदर्न तमिलनाडु एंड चेराज इन प्रेजेंट डे केरला। सो चोला, पांड्याज, चेराज, जिनको हम संगम डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, द संगम एज, वो भी शुरू होने वाला है। और अराउंड 300 BC से 300 AD के आसपास की ये कहानी है, जो संगम एज की कहानी भी हम देखेंगे। एंड दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज फ्रॉम रोम। सो रोम की कहानी या रोम से ट्रेड की कहानी साउथ इंडिया से है, लेकिन चाइना से ट्रेड की कहानी नॉर्थ इंडिया से है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे रोमन आर्टिफैक्ट्स इंडिया में सिर्फ साउथ इंडिया में मिलते हैं, और बहुत सारे चाइनीज आर्टिफैक्ट्स या इंडियन आर्टिफैक्ट्स चाइना में और चाइनीज आर्टिफैक्ट्स नॉर्थ इंडिया में ही मिलते हैं। रोमन आर्टिफैक्ट्स वहां पे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि नॉर्थ इंडिया ट्रेड करता था चाइना और सेंट्रल एशिया के साथ, साउथ इंडिया ट्रेड करता था रोम या यूरोप के साथ। इसलिए मैंने आपको ऐसे ही नहीं कहा कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी के एपिसेंटर बने हुए थे। ये पॉलिटिकल मैप आपको जरूर डिसइंटीग्रेटेड लग रही होगी, विखंडित लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली इसमें इतना मादा था, इसमें इतना ऐश्वर्य था, यू नो, काइंड ऑफ, जिसको आप कहते हैं कि धन संपत्ति धनाढ्य वाली जो स्थिति है। शायद इस ऊंचाई को हमने वापस नहीं पाया। एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ एंड व्हाई। सो लेट मी टेक योर अटेंशन टू वन डायनेस्टी। सारे डायनेस्टीज के बारे में हम इतना डिटेल में तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, जिसके वजह से हम ये सिल्क रूट पढ़ते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंडो ग्रीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड अबाउट साउथ इंडिया। तो कुषाण की बात, राइट? अब कुषाण डायनेस्टी के मैप को आप देखिए, ये जो दर्शा रहा हूं मैं इन ऑलमोस्ट मस्टर्ड येलो, ये कुषाण डायनेस्टी को दर्शाता है। यानी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप देख सकते हैं द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट था, वो मथुरा हुआ करता था,
ठीक है, तो मथुरा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैपिटल हुआ करता था कुशांस का। उसी के साथ साथ तक्षशिला भी बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल हुआ करता था। सो कुशांस दो दो कैपिटल्स के साथ अपना राज्य चलाते थे। बट एज यू कैन लुक, ये सेंट्रल एशिया में इतना ज्यादा डीप जाता है कि आज के प्रेजेंट डे इराक को तो छोड़ ही दीजिए, ईरान और साथ ही साथ आप यहां तक देख सकते हैं इराक, ईरान, सम पार्ट्स ऑफ द मकरान कोस्ट, जो पाकिस्तान से लगकर टुवर्ड्स ईरान जा रहा है, वो वाला पार्ट, अपर गोइंग अप टू द गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट से जाते हुए प्रेजेंट डे चाइना के काशगर एरिया को, तो चाइना का जो काशगर प्रोविंस है वहां को, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर ये सारे स्थान्स हैं, राइट। सो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, प्रेजेंट डे ताशकंद वाला एरिया, और साथ ही साथ मंगोलिया और मंगोलियन डेजर्ट्स की कुछ पार्ट कुशांस के एरिया में आते थे। तो यहां तक एक्चुअली कुशांस रहा करते थे। बट आपका सवाल यह हो सकता है कि यहां से यहां तक कैसे चले गए। एक्चुअली कुशांस के भारत में आने की लीनिएज जो है वो एक्चुअली ऐसे है। दे वर द सेंट्रल यूची ट्राइब्स, हम उन्हें यूची ट्राइब्स कहते हैं। इनफैक्ट चाइनीज भी उन्हें यूची ट्राइब्स कहते हैं, जो सेंट्रल एशिया में एक जमाने में रहा करते थे। और उन्होंने चाइना पर भी लड़ाई की या चाइना पर भी चढ़ाई की। सो टूवर्ड्स चाइना, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टूवर्ड्स इंडिया। इंडिया में, इंडिया के तक्षशिला में जो आज पाकिस्तान में, और मथुरा में इन्होंने अपने कैपिटल्स बनाए। और ये दो कैपिटल्स के थ्रू वो इतने बड़े साम्राज्य पे एक प्रकार से शासन किया करते थे। दे वर नॉट फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया की इंडिजीनियस ट्राइब्स नहीं थी। इनके राजाओं के नाम आपको स्टार्टिंग में कुछ अलग दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कजूला कड़फिसिस, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इस नाम को अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं भी पढ़ी है तो उसके लिए हम हैं यहां पर, तो मैं आपको वो नाम बता रहा हूं। सबसे पहले राजाओं का नाम, जैसे कजूला कड़फिसिस, सुनने में अजीब लगता है, राइट। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बस थोड़ा सा। वीमा कड़फिसिस, ये दूसरे राजा का नाम। लेकिन तीसरे राजा का नाम मैं लिखूंगा तो शायद आपके कान को सुना सुना लगेगा और पढ़ा पढ़ा भी लगेगा। कनिष्क, हुविश्क। अब ये राजा इंडियनाइज होने लगे थे, यानी कि तीसरी पीढ़ी के बाद कुशान राजा अपने आप को टाइटल्स देने लगे थे, जैसे महेश्वराया। कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को फर्स्ट सेंचुरी एडी में अध्यक्ष के रूप में लीड कर रहे थे। बुद्धिज्म की काउंसिल को वो लीड कर रहे थे, महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर जो हमारा कश्मीर जो आज है, वहां के कुंडल वन में वो महायान बुद्धिज्म का एक प्रकार से मीटिंग ले रहे थे, काउंसिल ले रहे थे। और बहुत सारे इंडियन सेंट्स, बुद्धिस्ट सेंट्स, नागार्जुना एक्सेट्रा, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो भले ही ये बाहर से आए, भले ही इनका नाम स्टार्टिंग में अटपटा लगता है, इंडियनाइज्ड नहीं लगता है, लेकिन बाद में इंडियनाइज्ड होने लगे। और इन्होंने भारत को एक ऐसी साम्राज्य दी जो शायद सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी नहीं, चाइना और सेंट्रल एशिया की इकोनॉमी को डोमिनेट करता था। पार्टिसिपेट नहीं करता था दोस्तों, डोमिनेट करता था। वो भी हम देखेंगे कैसे डोमिनेट करता था। यहां पर आप देख रहे हैं द ग्रेट सिल्क रूट। मैंने अपने हाथों से ये सिल्क रूट बनाया है सो दैट आपको ये रूट समझने में प्रॉब्लम ना हो। आज का ये सिल्क रूट, आज का मतलब सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच में ये आया सिल्क रूट, आज के चाइना के सिल्क रूट से काफी 10 स्टेप्स अहेड है। और कोई अगर आपको ये कहे, या अगर आप कहीं पढ़ते हैं कि आज चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो इंडिया को टक्कर दे रही है, तो आप इंडिया की इस डोमिनेटेड सिल्क रूट को, मैप को जरा उनको दिखाइएगा, या आप पेश कर सकते हैं एज योर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आइए देखते हैं इस सिल्क रूट को, और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, बिकॉज दिस इज
actually dotting the cities, and this is telling you that if politics is stable, अगर पॉलिटिक्स स्टेबल होती है ना दोस्तों, तो इकोनॉमी कहीं नहीं जाने वाली। आज भारत की 98%, 95 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 96 भी नहीं बोल रहा हूं, आफ्टर गुड रिसर्च आई एम सेइंग दैट 98% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कमिंग थ्रू सी रूट्स। हम सी के थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं 98%। इसका रीजन क्या है? एक लैंड से अच्छा होता है सी रूट, एक प्रकार से फ्यूल कम लगती है, इंजन कम लगता है, इतनी ज़्यादा विगैरिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन देखिए मार्केट्स भी तो हैं ऊपर, है ना। अगर मुझे अपनी सामान ईरान में बेचनी है, अफगानिस्तान में बेचनी है, ताशकंद में बेचनी है, मंगोलिया में बेचनी है, तो मैं सी रूट से कैसे जाऊंगा? ये तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। हम तो यहां से यूरोप जाना भूल ही गए हैं दोस्तों। हम हमेशा यूरोप की जो आवाजाही है, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम, वाज डन ऑलवेज थ्रू सी रूट्स। हमने ये सोचा ही नहीं या हमने ये पूछा ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज 2-3 डिस्टर्ब्ड एलिमेंट्स हैं यहां पर। हमारे पड़ोसी, हमारे प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम पड़ोसी को चुन नहीं सकते, यू कांट चूज योर नेबर्स। हमारे जो पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, वो शायद इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि हमारे इस लैंड रूट्स को उन्होंने खत्म कर दिया है। अपने लिए भी खत्म कर दिया है, उनके लिए भी खत्म कर दिया, और हमारे लिए तो किया ही किया है, राइट। आप देख सकते हैं कि जिस डायनेस्टी का दबदबा अगर इस एरिया में होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहां की सारी प्रॉस्पेरिटी इसी तरफ से गंगा की तरफ बहेगी। कहने का मतलब है गंगा शायद यहां से शुरू होकर यहां तक बह रही थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कुशान्स, और कुशान्स के टाइम पीरियड पे ऑक्सस, हेलमंड रिवर और गंगा रिवर, इन तीनों को जोड़ने वाली अगर कोई एक ही डायनेस्टी पूरे 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 इंडियन हिस्ट्री छोड़ो वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलती है तो कुशान्स है। इसलिए मैंने कहा कि सिल्क रूट अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति थी कुशान्स की, जिन्होंने इंडिया को इमेजरेबल रूप से, लाइक विदाउट एनी पैरेलल, समृद्ध बनाया। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग पॉलिटिकल डिवाइडेड लैंडस्केप, जो पॉलिटिकल डिवाइडेड लैंडस्केप हमने देखा, अब ये पूरा का पूरा सिल्क रूट जो है वो कुशान्स के पॉलिटिकल दबदबे के ऊपर ही बसा हुआ है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूंगा, ये जा रही है यमुना, ठीक है, दिस इज यमुना, और जैसे यमुना के साथ में ये गंगा, उसी के एक्सिस पे 2 इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। ऊपर है हस्तिनापुर, नीचे है मथुरा। हस्तिनापुर उस जमाने में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, दिल्ली इंद्रप्रस्थ उस जमाने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इंपॉर्टेंट क्या था? मथुरा। मथुरा से ही कनिष्क की एक हेडलेस मूर्ति भी मिली है, जो मैं कुछ ही देर बाद आपको दिखाऊंगा भी। तो मथुरा ठीक यमुना के किनारे बसा हुआ, और उसके बाद जैसे गंगा और यमुना का इन्फ्लुएंस होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, इलाहाबाद आती है, उसी के आसपास में आप देखते हैं कौशाम्बी। सो मथुरा, कौशाम्बी और उसके साथ में पाटलिपुत्र, ये 3 इंपॉर्टेंट जो सिटीज आप देख रहे थे, ये तीनों गंगा और यमुना के एक्सिस पे बन रही थी। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिल्क प्रोडक्शन सेंटर्स थी, मथुरा, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र। यहां तक मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कुशान एम्पायर। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्र में शुंगास रहा करते थे और उसके बाद में कानवाज आ गए, लेकिन पाटलिपुत्र का ट्रेड जरूर चलता था मथुरा और कौशाम्बी के साथ। तो मथुरा और कौशाम्बी हुआ, तो इन तीनों को देखिए डॉट्स के साथ में जोड़ा हुआ है, हस्तिनापुर को नहीं जोड़ा हुआ है, क्योंकि हस्तिनापुर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट टाउन, बट वैदिक एज में जरूर इंपॉर्टेंट टाउन था। वैदिक एज के चैप्टर को आप खोल के देख लीजिएगा, हमने वो अच्छे से डील किया हुआ है ना। तो वैदिक एज का एक इंपॉर्टेंट टाउन था हस्तिनापुर, बट ये इंपॉर्टेंट कुशान टाइम पीरियड पे नहीं था। सो पाटलिपुत्र से चले कौशाम्बी, कौशाम्बी के बाद मथुरा आया। उसके बाद क्या, जैसे ही आप आगे जाते हैं, ठीक है, आप क्रॉस करेंगे सतलज, झेलम
और उसके बाद मैंने बीच के रिवर्स नहीं बनाए उतने, मैंने इंडस, झेलम, सतलज बनाया है, ठीक है, रावी, चेनाब, व्यास नहीं बनाए। तो जैसे ही आप सतलज और झेलम को क्रॉस करेंगे, उसके बाद में एक आता है साहिबीगंज, ठीक है, जो आज के प्रेजेंट डे अनडिवाइडेड पंजाब का पार्ट है। साहिबीगंज से थोड़ा सा ऊपर आप गए, पाकिस्तान में एंटर होते हैं, आता है तक्षशिला। सो साहिबीगंज, तक्षशिला, विच इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय टी। तो साहिबीगंज, तक्षशिला, और उसके बाद आप आते हैं प्रेजेंट डे पेशावर, जो उस जमाने में बोला जाता था पुष्कलवटी, ठीक है। तो पुष्कलवटी, और पुष्कलवटी के ठीक टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी नदी और बहती थी, हेलमंड रिवर, ठीक है। हेलमंड रिवर के पास में है आपका कांदाहार। सो कांदाहार से पुष्कलवटी या पेशावर, पेशावर से तक्षशिला, तक्षशिला से साहिबी, उसके बाद में मथुरा, कौशांबी, और फिर पाटलिपुत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस था। अगर मैं ऐसे बताऊं, थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस था सिल्क को ले जाने का। लेकिन सिल्क इंडिया में तो होता नहीं था। एक्चुअली सिल्क इंडिया में नहीं होता था। हमने सिल्क के कीड़ों को या वर्म्स को एक प्रकार से स्मगल किया था बाद में चाइना से। तो सिल्क आता था एक्चुअली चाइना से। हमारे यहाँ पर सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन आती थी। हम कॉटन को चिंस भी कहा करते थे, ब्रिटिशर्स उसे चिंस कहा करते थे, यूरोपियंस उसे चिंस कहा करते थे। चिंस वर डिफरेंट वेराइटीज जिस पे प्रिंटेड कॉटन्स भी होते थे। अगर आप ये शर्ट देख रहे हैं तो ये प्रिंटेड नहीं है, प्लेन है, लेकिन इवन प्रिंटेड कॉटन प्रोडक्ट्स हम बना रहे थे, राइट। तो कॉटन के प्रोडक्ट्स इंडिया से जाते थे। तो इंडिया की तो ये एक्सिस मैंने आपको दिखाई कि यहां से आप पाकिस्तान तक कैसे एंटर कर रहे हैं। और बाय द वे, जैसे ही आप पाटलिपुत्र छोड़ेंगे, वो पूरा का पूरा कुषाण डायनेस्टी है, तो पाकिस्तान तो था नहीं ना। आई होप दिस इज नॉट अ जोक, बट दिस इज द रियलिटी कि एक ही डायनेस्टी के पास इतना बड़ा एरिया था, ठीक है ना। तो एक ही डायनेस्टी के पास ये तक्षशिला वाला एरिया भी है, पेशावर वाला एरिया भी है, कांदाहार वाला एरिया भी है, द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और उसके बाद का एरिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सिल्क इंडिया में कैसे आता था, तो बात की बात यह है कि इंडिया में सिल्क कैसे आ रहा है। पाटलिपुत्र से एक्चुअली सिल्क आ रहा था प्रेजेंट डे बांग्लादेश के वहां से। तामलुक आज का प्रेजेंट डे एरिया है, हम इसे बोलते थे अशोकन टाइम पीरियड में ही ताम्रलिप्ति। ये एक पोर्ट था दोस्तों, दिस वाज अ पोर्ट। आज भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का। सो तामलुक या ताम्रलिप्ति पोर्ट था। ज्यादातर सिल्क जो है इसी पोर्ट, या तो लैंड, या तो सी रूट्स थ्रू बे ऑफ बंगाल, और या तो थ्रू मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना से माल आ रहे थे, या ओवरलैंड रेट के थ्रू या ओवरलैंड रूट के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि हम ऐसे जाके आते थे एक यूवे प्रोविंस में। ये चाइना के यूवे प्रोविंस का पार्ट हुआ करता था। यूवे से खोटान, दिस इज अगेन इफ आई वुड से द एरिया ऑफ अबव टिबेटन प्लेटू। सो टिबेटन प्लेटू के ऊपर वाला, टिबेटन प्लेटू भी नहीं, टिबेटन प्लेटू के ऊपर वाला एरिया यूवे, खोटान, खोटान से काशगर, you all know Kashgar because this is the Uyghur province of China. तो चाइना में जो उइगुर प्रोविंस हुआ करता था है इनफैक्ट, जहां पे चाइनीज मुस्लिम आबादी आजकल रहा करती है और बहुत कल न्यूज में भी रहती है। तो काशगर, और काशगर से होते हुए प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान के आपके ताशकंद, समरकंद, और समरकंद से होते हुए बैक्ट्रिया, यहां से होते हुए आप वापस कनेक्ट करते थे पेशावर को या पुष्कलवटी को। आप देख रहे हैं ये लॉन्ग ट्रेडिशन, यानी कि इंडिया में एंटर दोनों तरफ से किया जा सकता था। मोस्टली सिल्क जो है इसी रूट से ताम्रलिप्ति होते हुए पाटलिपुत्र और मथुरा जाता था, बिकॉज सिल्क को प्रोसेस किया जाता है। हम बुनाई कढ़ाई करते थे और उसके बाद कपड़े बना के फिर दिया करते थे। दैट वाज आवर एक्सपोर्ट्स, राइट, बिकॉज हम अगर कारीगरी नहीं करते तो वो कारीगरी की गई कपड़े सेंट्रल एशिया तक या यूरोप तक नहीं पहुंचते। सो कारीगरी, दीज वर द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, दीज वर द मिडिल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट कि कौशांबी को साउथ
के एरिया भी जोड़ते थे, जैसे उज्जैन ठीक कौशाम्बी से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा साउथ में है, मध्य प्रदेश का एरिया। और उसके बाद में भृगु कच्छ जो भुज का एरिया है, भृगु कच्छ इज एक्चुअली द भुज एरिया। सो भुज अगेन यू कैन कम टू दिस एरिया थ्रू अ पोर्ट ऑल्सो, बट भृगु कच्छ से कौशाम्बी या बीच में उज्जैनी पड़ता है, मथुरा से होते हुए आप साहिबी, तक्षशिला से पेशावर या पुष्कलवटी, या कांधार से पुष्कलवटी भी जा सकते हैं। लेकिन कांधार वॉज अ लोन एरिया, कांधार एक लोन एरिया था, बीच वाला एरिया था, वो कनेक्ट नहीं करता था। पुष्कलवटी ही बैक्ट्रिया के थ्रू बाद में समरकंद और ताशकंद को कनेक्ट करता था। और आप ऊपर वाला पार्ट देख सकते हैं, बीच वाला पूरा का पूरा टिबेटन प्लेटो हमने छोड़ दिया है। एक्चुअली ये जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, ये टकलामकान डेजर्ट्स इन्हें कहा जाता है, ये सारे डेजर्ट्स के ठीक सेंटर्स पे ये सिल्क रूट हुआ करते थे। ऑल्दो खोटान के बाद वाला एरिया कुशान्स के अंदर नहीं आता था, बट यहाँ से सिल्क जरूर आती थी, काशगर का एरिया जरूर था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एंड दिस इज हाउ द होल ऑफ इंडिया वॉज कनेक्टेड टू चाइना एंड ऑफ कोर्स I would say the Indian part of the Silk Route. Silk Route खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आइए अगर मैं थोड़ा सा आपको इस साइड ले चलूं, है ना, अब आप देख रहे हैं पेशावर या पुष्कलवटी के थोड़ा सा वेस्ट में और बैक्ट्रिया, ये वही रीजन है जहां पर एक टाइम पे बैक्ट्रिया में इंडो ग्रीक रूलर्स बहुत हावी हुआ रहते थे। सो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेंचुरी एडी में इंडो ग्रीक रूलर्स हावी थे, बाद में कुशान्स ने इनको सबड्यू कर दिया, कुशान्स ने इनको अपने अंदर समाहित कर लिया। सो बैक्ट्रिया से जा रहे हैं मर्व, और मर्व से जाने के बाद आप सीधा पहुंचते हैं द प्रेजेंट डे पर्शियन गल्फ। और इस प्रेजेंट डे पर्शियन गल्फ में दो इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी, पर्सिपोलिस और एक बताना बाद में, ठीक है। सो पर्सिपोलिस जो आज का प्रेजेंट डे आप कह सकते हैं यूफ्रेट्स टिग्रीज के पास में, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के पास में ये एरियाज हुआ करते थे। अगेन द बॉर्डर्स ऑफ ईरान, द बॉर्डर्स ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ ईरान एंड गोइंग टूवर्ड्स अफ्रीका। सो ये एक तरीके से ओवरलैंड रूट खुलता था यूरोप में जाने के लिए। यूरोप में जाना या नहीं जाना यहाँ के ट्रेडर्स के ऊपर निर्भर करता था, बट द पर्सिपोलिस एरिया, मर्व एरिया, द एरिया ऑफ बैक्ट्रिया, द एरिया ऑफ बारबैरिकम, ये सारे एरियाज इतने इंपॉर्टेंट मार्केट्स थे हमारे प्रोडक्ट्स के। और इवन गोइंग अप टू द गल्फ ऑफ एडन जो इसके नीचे है, हम देखेंगे कि लगभग पूरा का पूरा यूरोप इस बात से परेशान था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बात से परेशान था कि भारत से सिल्क आते हैं और सिल्क को और पेपर को, पेपर एक्चुअली साउथ इंडिया से आएगा, वो हम बाद में देखेंगे कि साउथ इंडिया से पेपर कैसे जा रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया से सिल्क आ रहा है, नॉर्थ इंडिया से ग्लासेस आ रहे हैं। सिल्क, ग्लास वर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। कोरल्स, हम कोरल्स भी एक्सपोर्ट करते थे। तो सिल्क हो, ग्लास हो, कोरल्स हो, कॉटन हो, ये सब सोने के भाव में यूरोप में तोले जाते थे। मार्कस ऑरेलियस जो यूरोप के रोम के एक एम्परर हुआ करते थे, हु वाज नोन फॉर हिज स्टोइकिज्म, वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि यूरोपियंस की सिल्क पहनने की आदत और पेपर खाने की आदत शायद सोने की नदियां बहा रही है फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, और वो सोने की नदियों का रास्ता यही था। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यही जो टाइम पीरियड है और यही जो एरिया है, ये जो पूरा का पूरा सिल्क रूट है, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल डायनेस्टी के ऊपर बसा हुआ है। और वो पॉलिटिकल डायनेस्टी हमने देखी है कुशान्स की। अगर ये नहीं होते तो सिल्क रूट नहीं होता। आज सिल्क रूट क्यों नहीं है? आज सिल्क रूट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल डायनेस्टी या हमारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर मैं बनाऊं तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर लिमिट हो जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नाम के कुछ ऐसे अनस्टेबल राज्य हैं जो शायद अपना भला भी नहीं चाहते और दूसरों का भी नहीं चाहते। सो दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ द सिल्क रूट, द ग्रेट सिल्क रूट। चाइना शायद आज इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता है।
इस बात की तो पूरी की पूरी गारंटी है, क्योंकि हम भी अपना मिडिल ईस्टर्न और इंडिया कॉरिडोर शुरू कर रहे हैं. आई होप यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स. आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि हम बड़े अच्छे तरीके से चाइना को काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज इफ देर इज नो इंडिया देर इज नो सिल्क रूट, फ्रैंकली स्पीकिंग. बट शायद चाइना वालों ने उतने अच्छे से इतिहास नहीं पढ़ा है अपना. थोड़ा बहुत यहीं पे आगे पढ़ लें, है ना, तो पता चलेगा. एनीवेज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, अगर आपको अच्छे से इतिहास पढ़ना है, अच्छे से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यानी कि अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करनी है, और तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की करनी है, तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, प्लीज डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम. हमारा फाउंडेशन बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. अगेन P2I बैचेस विच इज एट अ वेरी लो प्राइजेस. ये और लो हो चुके हैं, 27,000 के आसपास चल रहे थे. प्रोवाइडेड यू विल यूज द कोड ASHLIVE. आप कोड यूज करेंगे एंड यू विल गेट द बैचेस विच इज स्टार्टिंग वेरी सून, जस्ट फ्रॉम 17th, 15th and 10th in Hindi, English and English respectively. You will get the best discounts possible. But you know what? This is also a mains residential program. This is a P2I batch. इसका मतलब है कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाते हैं हम आपको. प्रीलिम्स की तैयारी करने के बाद जैसे ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, we'll again call you and we'll call you at no added cost for our mains residential program, where your boarding and your lodging will be taken care of. और वापस हम 4 महीने की आपको ऑफलाइन तैयारी करवाएंगे. देखिए, क्लासरूम की तैयारी और एक घर पे बैठ के बस अपनी तैयारी जो है वो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप भी जानते हैं, डिस्कशंस होते हैं, आंसर राइटिंग्स होते हैं, मॉडरेटर के साथ 1-to-1 मेंटरशिप्स होती हैं, और इन सब को जाने दीजिए. आपका और मेरा डिस्कशन होता है. मैं सबसे अच्छा मानता हूँ वो चीज़ जो सिर्फ किसी स्टूडेंट को कंटेंट ना दे. कंटेंट तो आज सब जगह अवेलेबल है दोस्तों, आप हर जगह कंटेंट देख सकते हैं. कंटेंट की भीड़ है, कंटेंट में आप डूब जाएंगे, उबर नहीं पाएंगे. लेकिन उस कंटेंट को सरल बनाना, पैलेटेबल बनाना, कि आप उसे डाइजेस्ट कर सके, याद कर सके, और याद करने के बाद अपने आंसर में किस तरीके से यूज कर सके, ताकि आप अपने एग्जामिनर को बता सके दैट आई नो मोर देन जस्ट द मोस्ट ऑब्वियस हिस्ट्री. आप सिग्निफिकेंस ऑफ कुशांस नहीं बता रहे, आप सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पार्ट ऑफ इंडिया बता रहे हैं जो वर्ल्ड लीडर था इकोनॉमिक्स में. ये इंटरप्रिटेशन बताना, इस इंटरप्रिटेशन को आत्मसात करके एक आंसर में लिखना, ये क्लासरूम में ही होता है दोस्तों. आई पर्टिकुलरली टेक हिस्ट्री क्लासेस, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू इन माय क्लास, सो दैट वी कैन हैव लाइवली डिस्कशंस which matter, discussions which stays with you, and discussions which make you enriched. ठीक है, सो प्लीज यूज द कोड ASHLIVE. कहानी खत्म नहीं हुई है. अब दूसरी बात यह है कि सिल्क रूट ग्रेट हुआ कैसे, व्हाई एंड हाउ, यही बात है ना. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 200 BC से 200 AD तक, BC से लेके CE तक, कॉमन एरा तक, कुशांस तो एक स्टेबल एम्पायर दे ही रहे थे भारत को. विदाउट स्टेबल पॉलिटी देयर इज नो स्टेबल इकोनॉमी. ये बात हमने, मंत्र हमने सीख लिया. लेकिन एक स्टेबल पॉलिटी चाइना में भी थी, जो आपको इंडियन टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिखाई देती है. चाइना में हान डायनेस्टी हुआ करती थी, और एक स्टेबल पॉलिटी यूरोप में भी थी, जो इस ट्रेड रूट्स को यूरोप तक फैसिलिटेट करते थे, और वो थी बाइजेंटाइन रोम एम्पायर, रोम बाइजेंटाइन एम्पायर. और मजे की बात दोस्तों ये है कि 200 AD आने के साथ साथ, यानी कि बस 200 CE जैसे ही आता है, कॉमन एरा जैसे ही आता है, 400 साल जैसे ही बीतते हैं, वैसे हान्स, कुशांस और बाइजेंटीन रोम, ये सब टूट जाते हैं. जी हां, ये वापस टूट जाएंगे. हान्स भी चाइना में टूट जाएंगे, वो भी चाइनीज सिल्क रूट का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे. कुशांस भी खत्म होंगे, और बाइजेंटीन रोम एम्पायर भी अपने आप में विखंडित होगा. लेकिन जब तक ये थे, तब तक एक समृद्ध 400 साल का इंडियन और यूरोपियन, अगर मैं कहूं, ट्रेड चला. आज भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच की जो ट्रेड है, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने के पक्ष में कब से डिस्कशंस किए जा रहे हैं. ब्रिटेन के साथ शायद अभी तक हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग से नहीं साइन किया. सो दैट मेक्स और गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल्सो.
ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, कि हम इकोनॉमी में एक जमाने में इतने समृद्ध क्यों थे और आज उस समृद्ध या उस इंपॉर्टेंट स्टेज को वापस क्यों नहीं पा रहे। इनफैक्ट वी आर वेरी मच, अगर मैं कहूँ कंपेंसेटिंग फॉर दैट, हम ट्रेड बैलेंस में अपने सी रूट को तो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर ही रहे हैं, बट आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि अगर सी के साथ लैंड रूट्स भी यूज़ करना शुरू हो जाए तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो सकती है ना। लेकिन दिस इज़ अ हाई थिंकिंग फ्रॉम माई पार्ट। मुझे नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रॉब्लम को इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लुकिंग एट द वे इजराइल एंड पैलेस्टीन्स आर बिहेविंग राइट नाउ। सो ऑल हैंड्स अप ऑन द एयर। ठीक है, बात की बात क्या थी, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको रखे हुए हैं जो हम एक्सपोर्ट करते थे। सो आप गोल्ड भी देख सकते हैं, लेकिन गोल्ड के साथ साथ ध्यान रखिएगा कुछ पीसेस ऑफ ग्लास भी है, ग्लासेस भी हुआ करते थे जो हम एक्सपोर्ट करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रुद्राक्ष को कैसे कुशान्स ने बड़े अच्छे से सोने के केज में रखा हुआ है, एंड दैट वाज आल्सो यूज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। गोल्ड चेन्स, ईयरिंग्स एक्सेट्रा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिल्क और पेपर्स तो जा ही रहे थे। ठीक है, ये है वो गोल्ड कॉइन्स जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया के जो आ रहे थे कुशान्स के टाइम पीरियड से आ रहे थे। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये कनिष्क की रिजर्व कॉइन्स हैं। तो एक साइड में कनिष्क जरूर थे, दूसरे साइड में कनिष्क बुद्धा को यूज करते थे, कभी कभार महेश्वर आया की भी तस्वीर होती थी, यानी कि शिव की भी तस्वीरें होती थी। शिव की अलग से भी कॉइन्स आती थी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो शिव को, बुद्धिज्म को, इन दोनों को प्रोपोगेट किया जाता था बहुत बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, लुक एट द इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द कुशान टाइम पीरियड। आप देख सकते हैं ये कुशान टाइम पीरियड का बुद्धिज्म से रिलेटेड एक टॉर्सो है जो कार्व आउट किया गया है स्टोन में। बहुत ही एक्सक्विजिट क्वालिटी है स्टोन की और कार्विंग आउट की। ब्लू ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया गया है इसमें। और अगर आप इनके अंग वस्त्रम को देखें या इनके पहनावे को देखें तो आपको पता चलेगा एक रिच हेरिटेज कल्चर को यूज़ किया जाता था। और ये शायद शिव की या इस कॉइन पे जो लिखा हुआ है जियस ओजस, एक्चुअली शिव की प्रतिमा है। दिस इज अगेन अ कुशान कॉइन। आप देख सकते हैं कि वो कैसे बुल पे सवार हैं। दिस इज द नॉर्मल कैरिकेचर ऑफ शिवा, और उनके हाथ में ट्राइडेंट है। ठीक है, यहाँ पर, और शिव खुद यहाँ पर। दैट मीन्स कुशान्स इंडियनाइज्ड भी हो रहे थे। इसका तो मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दे दिया था। दिस इज द वैलिड डिपिक्शन ऑफ दैट एग्जाम्पल। ये गोल्ड कॉइन्स हमारे बहुत जगहों पर मिलते हैं। इनफैक्ट कुशान्स के कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है जो क्लासरूम्स में हम बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको बताने के लिए बता दूँ। एक रबता इंस्क्रिप्शंस हुआ करता था कुशान्स का जो अफगानिस्तान में पाया गया है, और ये बताता है कि एक्चुअली वो कनिष्क के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता था, रबता इंस्क्रिप्शंस। अगेन it tells about Kanishka's acceptance of different gods and his preeminence thoughts. For example, अगर आप इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचेंगे तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। थोड़ा सा ये सोचिएगा कि कनिष्क अपने आप को इंडिया में आके क्या मानते थे। Was he in the lineage of Brahmins? Was he in the lineage of Kshatriyas? Was he in the lineage of Vaishyas? Or was he in the lineage of Shudras? बिकॉज वो इंडिया में इंडियन गॉड्स को अपना रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपनी लीनियज को भी अपनाने के लिए उन पर प्रेशर था, और वो अपना भी रहे थे। इसका डिस्कशन हम क्लासरूम में करते हैं, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बात मैं कर रहा हूँ लास्टली इंडो ग्रीक्स की। मैंने आपको बताया कि दो डायनेस्टी की बात मैं करूँगा, इंडो ग्रीक्स और कुशान्स। तो इंडो ग्रीक्स जो कुशान्स से पहले आए वो हमारे इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये वही पार्ट है विच इज़ इफ आई वुड से ऑक्यूपाइड बाय द इंडो ग्रीक्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड। कुशान्स बाद में इस पार्ट को हथिया लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सतलज को कभी क्रॉस नहीं करते, तो सतलज को कभी वो उन्होंने क्रॉस नहीं किया। इंडस के ईस्टर्न साइड में आने की उन्होंने कोशिश नहीं की या आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रेजेंस। यहाँ पर शाकास भी थे जो इनको टक्कर दे रहे थे, एंड ऑफ कोर्स देयर वर अदर्स आल्सो हु वर गिविंग देम अ लॉट ऑफ प्रेशर्स। बट
इंडो ग्रीक्स की हमें एक बात जाननी पड़ेगी कि इनके ज्यादातर राजाओं के नाम हमें इनके पंच मार्क्ड कॉइन से ही मिलते हैं। इनके जो कॉइन्स थे, ठीक है, ये कुषाण से पहले आ रहे थे, गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, ठीक है, ज्यादातर ब्रॉन्ज और कॉपर थे कॉइन्स। लेकिन इनके जो राजाओं के नाम थे, जैसे डिमेट्रियस सेकंड, अपोलोडोटस या एगलोथेसिस, ये सारे नाम हमें इनके कॉइन से मिलते हैं। इनके ज्यादातर लेख हमें नहीं मिलते हैं, हालांकि खरोष्टी और ग्रीक में ये जरूर लिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, बैक्ट्रिया हो, तक्षशिला हो, पटाला हो, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज इन्होंने अपने कल्चर भारतीयों को दिया। इन्होंने एक तरीके से अपना कल्चर्स भारतीयों में सम्मिलित भी किया और भारतीयों से कल्चर्स भी लिया। मैंने एक बहुत दिन पहले एक शॉट बनाया था कि किस तरीके से साड़ी जो है वो भी ग्रीक्स की एक प्रकार से इन्फ्लुएंस थी, एक देन थी भारतीयों को। मुझे इस पे बहुत सारे ब्रिकबैट्स भी मिले थे, लेकिन मैं वापस उस हिस्टोरिकल रिसर्च के पीछे खड़ा हूँ, जिस हिस्टोरिकल रिसर्च ने ये बताया कि इंडो ग्रीक्स के आने के पहले तक आप कोई भी हमारे आर्टिफैक्ट को देख लें, चाहे वो विमेन पहन रही हैं या मर्द पहन रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपको साड़ीज नहीं दिखेंगी, आपको बेयर बॉडीज या बहुत ही ओवर क्लॉथिंग पट्टाज एक्सेट्रा दिखेंगे, साड़ीज नहीं दिखती हैं। एक बहुत ही अगर मैं कहूँ ग्रीक ट्रेडिशन से आने वाली जो ये कला थी, एक लॉन्ग ड्रेपरी पहनने वाली कला थी, वो भी ग्रीक्स हमें दे रहे थे, और उसी का कहीं ना कहीं वर्जन है साड़ीज का। ओके, बट आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली ये है इंडो ग्रीक्स के टाइम पीरियड से, वो ये था कि इंडो ग्रीक्स सीधे सीधे अपना एक दूसरा कल्चरल सिग्निफिकेंस छोड़ रहे थे मध्य प्रदेश के एक टाउन में जो है विदिशा। एक ज़माने में सुषमा स्वराज जी विदिशा को रिप्रेजेंट करती थी पार्लियामेंट में, लेकिन विदिशा उसके बाद से कहीं ना कहीं गुमनामी में चला गया। आज विदिशा को वापस जीवंत करते हैं। तो विदिशा एक ऐसा टाउन है मध्य प्रदेश में जहां पर एक ग्रीक एम्बेसडर ने एक पिलर खड़ा किया। ये पिलर आप देख रहे हैं, इसे बेस नगर पिलर कहते हैं। तो इस पिलर की इतनी महान बात क्या है? ये अशोकन पिलर जैसा नहीं है, ये एक के ऊपर एक स्टैक किया गया पिलर है, ये एक मोनोलिथ पिलर नहीं है जैसा कि ग्रीक्स बनाते थे, वो एक के ऊपर स्टैक करते थे। हमारे जैसे अशोका के जैसे एक ही पत्थर को काट के इतना बड़ा पिलर नहीं बना सकते थे वो, और ना बनाते थे। लेकिन इस पिलर पे जो लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने योग्य है। पिलर पे क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ द पिलर सेज, ये कॉलम खड़ा किया है हीलियोडोरस ने, जो एंटीसियाल्डस के दूत थे, एम्बेसडर थे। एंटीसियाल्डस एक इंडो ग्रीक किंग थे, उनके दूत थे हीलियोडोरस, जो शुंगा के राज्य में रहा करते थे। तो शुंग के राज्य में रहा करते थे। मैंने आपको बताया शुंगास वर दोज हु सक्सीडेड द मौर्यास। तो शुंगा के जो स्टार्टिंग के किंग्स हुए, जैसे पुष्यमित्र शुंगा या वसुमित्र एक्सेट्रा, ये कुछ स्टार्टिंग के किंग हुए। लेकिन लास्ट के जो किंग्स थे, जैसे एक किंग का नाम है काशीपुत्र भागभद्र, तो काशीपुत्र भागभद्र के राज्य में हीलियोडोरस नाम के एम्बेसडर रहा करते थे, जो ग्रीक किंग एंटीसियाल्डस के दूत थे। तो इतनी बड़ी बात क्या है? बात यह है दोस्तों कि उन्होंने ये पिलर खड़ा करके ये कहा कि अब वो भगवत भक्त हैं, वो भगवत प्रेमी हैं। सबसे पहले अगर भगवतिज्म के ऊपर या भगवत पुराण के ऊपर या भागवतिज्म या वासुदेव के ऊपर अगर कोई आर्टिफैक्ट हमें मिलता है तो वो एक ग्रीक राजदूत का मिलता है। हमारे पास भगवत पुराण तो लिखे जा रहे थे, बट दैट इज लिटरेरी एविडेंस, वो लिखित एविडेंस है। टेम्पल्स हमें बाद में मिलेंगे, कानवास के समय में मिलेंगे, लेकिन शुंगास के समय में अगर भागवत के ऊपर किसी ने एक पिलर खड़ा किया और यह बताया कि मैं भगवत प्रेमी हूं और अब वासुदेव कृष्ण का दास हूं, तो वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, हीलियोडोरस। ये हमें एक मिक्सचर बताता है, एक संस्कृति का आना बताता है कि ठीक है, ग्रीक्स अपनी अपनी संस्कृति को जरूर मानते थे, वो अपने गॉड्स को जरूर मानते थे, अपोलो को, जियस को, थॉर को, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से भी इतने प्रभावित होते थे कि वो भारतीय गॉड्स को, वासुदेव को, कृष्ण को भी अपने देवता मानने में संकोच नहीं करते थे। ही वॉज मोस्ट रेडिली गोइंग इन टू इट। देयर इज ऑल्सो वन मोर एविडेंस ऑफ द मिक्सचर्स बिटवीन ग्रीक एंड इंडियन कल्चर। एक और किंग थे मियांडर,
उन्होंने एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ बात करना शुरू कर दिया, नागसेना। मियांडर और नागसेना के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, उसको नागसेना ने लिखा मिलिंद पानो, और उसके बाद में मियांडर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। ये एक और एविडेंस है, लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, ये लिखित एविडेंस है। सो आई होप विथ ऑल दी स्टोरीज आपको पता चल रहा होगा कि हमारी पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज अपने आप में कितनी एक्लेक्टिक थी, अपने आप में कितनी जीवंत थी। पॉलिटिकली ज़रूर भारत विखंडित हो रहा था, लेकिन इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो रही थी। और शायद सबसे स्ट्रांग, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टाइम पीरियड देने वाले कुशान्स, और कुशान्स जो बाहर से यूची ट्राइब्स से थे, वो भारत में आकर वापस भारतीय बनने वाले, भारत के मिट्टी में सनने और बसने वाले एक शायद नायाब नमूना पेश कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। वो बाहर से तो ज़रूर थे, लेकिन बाद में आकर भारतीय बन रहे थे। ये एक बहुत ही अनोखी परंपरा रही है भारत की। आई होप आपको ये सेशन भारत, हिस्ट्री ऑफ भारत थ्रू मैप्स पसंद आया होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ चोला, चेरा, पांड्याज, और किस प्रकार से वो रोम्स के साथ ट्रेड किया करते थे और उनके ट्रेड पोर्ट्स कैसे थे। आशा करता हूं कि आप तुरंत जो भी यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं वो भाग लेंगे हमारे साथ, particularly those who are very serious with their preparation and those who want to see themselves doing something for the country. एक समृद्ध भारत के समृद्ध इतिहास के पार्ट बनने की कोशिश करिए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये सपना देखते हैं, लेकिन सपना देखने भर से काम कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी होगी, और मेहनत आप और हम साथ में मिलकर करेंगे तो शायद सफलता और भी जल्दी मिल जाए, राइट? सो प्लीज यूज द कोड ASHLIVE, यूज इट बिफोर द टाइम लैप्सेस। द बैच इज स्टार्टिंग ऑन November 15th, 10th and 17th। बहुत ही जल्दी दिवाली की भी सेल्स आने वाली है। जहां पर दिवाली की भी सेल्स आएगी और भी प्राइजेस डाउन होंगे, बट ये कोड वही लगेगा। कोड ASHLIVE आप यूज करिए, you will get the maximum discount possible, not with any other codes that is possible. So please use the code ASHLIVE. See you there. And if you have any doubt, if you have any suggestions, and if you want to consult with me, have a conversation with me, please use this code and join the Telegram group that I have. I'll be more than happy to form a community and to be with you guys. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।